This question is from May June 2024. Okay, a student finds the volume of a small glass ball, marble by two different methods. Method one is this one. ये सबसे common method है मेरे बेटा, ठीक है? Taking reading on the meter rule of the position of point A and B shown in 1.1. Give your रीडिंग टू द नेरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। जी मेरे बेटा, पोजीशन 1 बताए मेरे बेटा क्या है? ए की पोजीशन कौन सी बेटा? रीडिंग बताइए। इट इज 10.2 सेंटीमीटर। Yes, sir. The 10.2 or 19.7. 19.7 करेक्ट हो गया। अच्छा, the length of the line L in 1.1 is the distance between the point AB. The average diameter D of the ball can be found by using this equation. L is equal to 60. Use your answer to calculate the length L and the diameter D. अच्छा बेटा, लेंथ एल कैसे निकालेंगे? और बेटा लेंथ एल क्या है? ए और बी का डिस्टेंस है। तो 19 माइनस 6, 19.7 माइनस 10.2, जरा माइनस करें इनको तो लेंथ आ जाएगी बेटा। इफ यू हैव द कैलकुलेटर प्लीज। 9.5. 9.5, तो लेंथ आ गया हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कैसे निकालेंगे मेरे? क्योंकि यहाँ पे कितनी बॉल है? 1 2 3 4 5 6 बॉल है ना। तो एक बॉल का डायमीटर कितना हो जाएगा मेरा बेटा? डायमीटर इज इक्वल टू 9.5 divided by 6. 9.5 को 6 से डिवाइड कर देंगे। डू दैट बेटा, डिवाइड कीजिए, शाबाश। जल्दी करिए, कैलकुलेटर वाला काम जल्दी कर दो तो हम जल्दी काम निपटा दिया करेंगे मेरे बेटा। Sir, 1.58. 1.58 हमने नेरेस्ट सेंटीमीटर तक देना है तो हम लिखेंगे 1.6. 1.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, the average volume of one glass ball using this method is given by, ठीक है, कैलकुलेट भी। तो हमने स्टील की जो गिवन वैल्यू थी, टी की वैल्यू कितनी थी? 1.6, वो इस पे इंसर्ट कर देनी है। तो 3.14 इंटू 1.6 1.6. क्यूब ओवर 6। डू दैट शाबाश। Sir, 2.14 आ रहा है. 2.14, तो इसको भी 2.1 ही लिख दो। ठीक है। अच्छा, अब मेथड 2 है हमारे पास। The student pour water into a measuring cylinder. The volume of water in the measuring cylinder is this much. अच्छा, राइट डाउन द V1 रीडिंग। V1 रीडिंग कितनी हो जाएगी मेरे बेटा? हमेशा जब भी हम रीडिंग लेंगे 27. इस तरीके से तो लोअर मेनिस्कस चलेंगे बेटा। ये वाली रीडिंग कितनी? 27। 27. हाँ, Yes. अच्छा बेटा, the six glass balls are carefully added to the water in the measuring cylinder। और न्यू रीडिंग यहाँ पे आ गया। अब न्यू रीडिंग कितनी है मेरे बेटा? 39. इसको 39। अब वो कहता है कि वीटी निकालें, वॉल्यूम निकालें। वीटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ 6 बॉल्स। कितना हो जाएगा मेरे बेटा ये? सर 12 डिफरेंस आएगा 39 और 27 के बीच में, और उसको हम 39। लोग अगर एक बॉल का वॉल्यूम निकालना होगा तो फिर डिवाइड बाय 6 कर देंगे। नहीं, अभी तो यही कह रहा है। नहीं नहीं, अच्छा जल्दी अच्छा, नहीं करनी मेरे बेटा, फिर सिर्फ 12 आ रहा है। इंस्ट्रक्शन करनी है और हमने फॉलो करना है, ठीक है। बीटी जो कह रहा है, वॉल्यूम बीटी 6 बॉल है ना, तो मल्टीप्लाई दैट। कितना आंसर आया? 39 - 27।
12। तो अब क्या है, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ वन बॉल, तो कितना हो जाएगा बेटा? सर 12 2 डिवाइड बाय 6 2, ठीक है। 2.0। सर 2.0 नहीं लिखेंगे? जी 2.0 लिखेंगे, सही कहा आपने बेटा, ठीक है। नाउ सजेस्ट whether method 1 or method 2 gives more accurate value of the volume of the ball. Explain your answer. Method give more accurate value and explanation. जी बेटा। सर मोर एक्यूरेट तो मेथड 1 है। ओके अच्छा, अब ये ओपन आंसर है मेरा बेटा, आपका आंसर एक्सेप्टेड है अगर आपने रीजन सॉल्व किया। आगे बात है। सर क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर हमने बॉल्स को ड्रॉप किया तो कुछ पानी स्प्लैश होकर बाहर गिर गया, या फिर हमने सही से इसकी रीडिंग नहीं ली हो क्योंकि पानी की सरफेस अनइवन हो। नहीं, एरर्स दोनों में पॉसिबल है। लाइक इसमें एरर क्या हो सकता है कि जब आपने 6 की बॉल रखी हो तो वो सेंटर टू सेंटर मैच ना कर रही हो सकता है बॉल एक लाइन में ना हो मेरे बेटा। आ रही बात सही में? यस। हो सकता है रीडिंग ले ले एरर एरर आ गया मेरे बेटा। तो एनी मैंने क्या कहा मेरे बेटा, कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल है अगर आपका रीजन सॉलिड है मेरे बेटा। जी आप क्या चूज कर रहे हैं आंसर बेटा? सर ज़्यादा एक्यूरेट आंसर तो मेरे ख्याल में मेथड 1 से ही आ रहा है। ओके मैं लिख लेता हूँ आपका आंसर मेरे बेटा। तो मेथड 1 इज मोर करेक्ट। रीजन बताएं। सर वो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज आ मतलब एक्यूरेट आ रहा है ज़्यादा। एक्यूरेट आ रहा है, रीजन बताओ ना बेटा, आपका रीजन जस्टिफाई नहीं कर। सर वाटर का लेवल एग्जैक्टली 27 ही है शायद। फिर वो शायद व्हाट आई सजेस्ट यू मेरा बेटा, हाँ व्हाट आई सजेस्ट यू कि हम लिखेंगे मेथड 2। रीजन लेस राउंडिंग ऑफ। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे वैल्यूज को राउंड ऑफ किया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, वहां पे 1 डेसिमल प्लेस, उसके बाद हमने ये निकाला, यहाँ पे उसकी फरमाइश आई कि 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है मेरा बेटा। एग्री या नहीं एग्री मेरा बेटा? हर जगह राउंड ऑफ किया या नहीं किया हमने? ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको कहीं राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे। कैन यू सी दैट मेरे बेटे? सो राउंडिंग ऑफ जब आप करते हैं तो आप एक्यूरेसी को रिड्यूस कर देते हैं। लाइक जब आप कहते हैं मेरे बेटा कि आप 4 से लाइक 74 को आप लिख देते हैं 4.7, तो ये 0.4 आपने एलिमिनेट कर दिया, तो एक्यूरेसी डिक्रीज हुई या नहीं है बेटा? बात समझ में आ रही मेरे बेटा या नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, अच्छा जनाब। अच्छा, the student now uses the 6 glass balls to find the average mass of one glass ball using a small beaker and a top pen, a rectangle. Describe the method the student uses. अब वो चाहता है कि क्या मालूम करे मेरे बेटा? मास मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेगा मेरे बेटा? सर वो बैलेंस आता है ना उसके थ्रू, जी, उसमें मास मेजर कर लेगा with the 6 glass balls to find और the उसको average mass. डिवाइड बाय 6 कर देगा। बस, so he will place the 6 balls together on the measuring this one measuring pan and then divide the total mass by 6 to get the average mass. ठीक है, एक बॉल का नहीं लेगा वो। अच्छा बेटा ये हो गया, अब हम एक ग्राफ वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। इज दैट ग्राफ वन? नॉट नॉट इज नॉट ग्राफ वन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं बेटा।
Okay, this is the question. The student measured the focal length of a lens. Okay. 3.1 shows the apparatus she uses and the position of the lens when a clearly focused image is formed. Okay. Place the screen at a distance d 60 centimeter from the illuminated object. Place the lens between the object and the screen so that the lens is very close to the illuminated object and so and so. Okay. Measure and record the distance x on figure 3.1. Distance x को measure कर लेते हैं. Measure करने की फरमाइश आई है. Let me do that. It is I think 4.5. Huh? तो 4.6 कितना आ रहा है? 4.5. अच्छा. सर मेरे सामने 4.6 है. How do you know that? Let me check it. सर जूम इन करके देखा है तो. यार जूम करोगे तो आप डायग्राम का साइज चेंज होएगा ना. देख लो बेटा, मुझे तो 4. हाँ सही है 4.5 है. Anyway, ये रीडिंग चेंज हो सकती, डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हम डिजिटल स्केल यूज कर रहे हैं. दैट मे हैव सम एरर. हम सिर्फ प्रैक्टिस सर कर. इसकी रेंज बोलिए. सर रेंज इतनी होती है मतलब आंसर की. जैसे किसकी रेंज? 4.7 जैसे 4.7 लिख दिया या फिर हमने 4.5 लिख दिया, उसकी मतलब रेंज होती है ना जैसे आंसर की, बेटा उनकी देखो, वेरिएशन आ सकती है. सुन लीजिए. सिग्निफिकेंट फिगर तो बेटा डिपेंडेंट होती है कि जो वैल्यू के बने आपको. लाइक इस क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया हुआ है. ठीक है मेरे बेटा. तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हैं. लेकिन हमारे साथ मसला स्केल का. ये स्केल ही मेरा बेटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर से वैल्यू ज्यादा दे ही नहीं सकता आपको. ज्यादा ही 4.1 सेंटीमीटर देगा. ये 4.15 की वैल्यू नहीं दे सकता आपको. आ रही बात सही में? तो इसलिए 4.5 यस सर. तक. ठीक है. अच्छा. हाँ, मेजरिंग में वो डिसाइड करते हैं एग्जामिनर. मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ तक आंसर एक्सेप्टेबल है. मतलब ये प्री कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पहले से मेंटेन नहीं है. अच्छा जनाब. यूज योर आंसर इन A1 टू कैलकुलेट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू फ्रॉम द लेंस. अच्छा, ये क्या कह रहा है मेरा बेटा? सर 22.5 हो जाएगा ना. ये 1/5 ऑफ द स्केल है ना. तो इसका मतलब है कि एक्चुअल क्या हो जाएगा? 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. कितना हो जाएगा बेटा? 22.5. 22 सेंटीमीटर. ठीक हो गया बेटा. अच्छा. डिड्यूस द इमेज distance v, the distance from the lens to the screen when a clear image is seen. v करना बेटा. अच्छा, d कितना दिया हुआ बेटा आपको? 60 सेंटीमीटर. अब यहाँ देखें मेरा बेटा, ख्याल करना है. यहाँ पे वर्ड डिड्यूस किया है, उसने मेजर नहीं कहा हुआ, तो स्केल लेके मेजर करने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा. ठीक है. डिड्यूस का वर्ड यूज किया उसने, तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा? टोटल डी की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी थी मेरा बेटा? 60. तो 60 में से माइनस कर देंगे 22.5 को. क्या आंसर आ गया बेटा? सर 60 माइनस 37.5. 22.5 कीजिए. 37.5. 37.5 ये v की वैल्यू होगी. ठीक है बेटा. अच्छा जनाब. Figure 3.2 shows the shape of illuminated object and figure 3.3 shows the image seen. ये इमेज है मेरा बेटा. ठीक है. Describe two difference between the illuminated object and the image. दो differences क्या है मेरा बेटा? सर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब Image is लेटरली इन्वर्टेड. magnified और दूसरा क्या है मेरा बेटा? Image is laterally inverted. दोनों बातें समझ में आ गई मेरा बेटा. ठीक है. लेफ्ट सर. साइड राइट हो गई, laterally inverted हो गया. अच्छा बेटा. C1, the student moves the screen away from the illuminated object and repeat the procedure.
for values D 70, 80, 90 and 100. 3.1 shows the values recorded. अच्छा जनाब, add your value for U and V, complete the table. अच्छा जनाब, U और V की वैल्यू कितनी थी मेरे बेटा? 22.5 and 37.5. अच्छा, फिर टेबल कंप्लीट करने के लिए कह रहा है वो U मल्टीप्लाई पे। बेटा जरा मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर पकड़ो, शाबाश। 22.5 into 37.5, 843.75. 843. 0.75. 843.7. अच्छा, फिर 21 into 49, 1029. और 19.5 into 60.5, 1179.75. अच्छा 18.6 into 71.4, 1328.04. 17.8 into 82.2, 1463.16. ग्रेट। अच्छा जनाब, क्या कह रहा है मेरा बेटा? use the grid provided in figure 3.4 on page 13 to plot graph U into V centimeter on y-axis and D centimeter on x-axis. D ये है मेरा बेटा, यानी कि इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। ये x एक्सिस पे आएगा और ये y। ये जो काम मैंने किया है, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ मेरे बेटा, आप ये कीजिएगा लाजमी। पहले से लिख लें कि कौन सी x पे आएगा, कौन से y पे। एक बहुत ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक है, बच्चे जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जो क्वांटिटी x एक्सिस पे लेनी होती है उसे y एक्सिस पे कर देते हैं, और y एक्स वाली x एक्सिस पे कर देते हैं। तो बी केयरफुल नॉट टू रिपीट, पहले ही आप मेंशन कर लें मेरा, ठीक है? अच्छा मेरे बेटा, ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम 0 0। अच्छा, अब इससे बड़ी कंफ्यूजन होती है, और जब वो ये कहते हैं कि जनाब स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम 0 0 और नॉट स्टार्ट, अगर कहीं लिखा होता है ना स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम 0 0, तो बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती जो ग्राफ की लाइन आती है उसको मिला देते हैं। लाइक ग्राफ की लाइन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आई थी, उसको फिर फाइनली जबरदस्ती इससे मिला देते हैं। ये गलत बात है। स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन का मतलब होता है कि वैल्यू जो है वो 0 0 से शुरू करेंगे, हम कोई वैल्यू स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे उसने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप 0 0 से शुरू करें। इस लाइन को ध्यान से पढ़े मेरे बेटा। यू डू नॉट नीड टू, इफ यू विश यू कैन डू दैट, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे बेटा, ठीक है? अच्छा, जरूरी क्यों नहीं है मेरे बेटा? उसने क्यों ये बाउंडिंग हमें नहीं दी? उसकी वजह ये है, जरा डी की वैल्यू को गौर से देखिए आप। सर पहली जीरो नहीं वैल्यू आ रहा का ना दोनों मेरे वैल्यूज में। बेटा, भाई सुन लेना बेटा, डी की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 60। 60 है। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 60 तक एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही मेरे बेटा? ठीक है, तो इसलिए कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 0 0 से शुरू करें। हम मैं इसको एक्स एक्सिस को 60 से शुरू कर देता हूँ मेरे बेटा। आगे बात सही में, 60 रेस से 100 है। लेट मी सी हाउ मेनी थिंग्स आर अवेलेबल टू मी, हाउ मेनी बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है? अगर मैं ये 60 करता हूँ और ये 70, 80, 90 एंड 100 कहाँ तक आ रहा है ये? देख पूरा आ गया, देखो। आई बात समझ में या नहीं आई मेरा बेटा? तो मैंने इसको 0 से शुरू नहीं किया, 60 से शुरू किया, ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, ये कह रहा उसका मतलब था। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू मेरे बेटा, ये वाई एक्सिस पे लेनी है। वाई एक्सिस पे कितने ब्लॉक्स अवेलेबल है मुझको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अवेलेबल है। सबसे पहले क्या करते हैं मेरे बेटा,
मैं ये देखता हूँ कि डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा बेटा। मेरी वैल्यू आ रही है बेटा 843 स्मॉलेस्ट है और 1463 लार्जेस्ट है। ठीक है बेटा। सो 1463 लार्जेस्ट है, तो मैं स्केल क्या ले सकता हूँ? अगर मैं मैक्सिमम आ रही है 1463, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ उसको 800, 900, 1000, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट में क्या करता हूँ, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1463 नई बात बन रही है ना, थोड़ा सा रह गया। ये तो सैड लाइफ हो गई। 1463 आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से भी शुरू करूंगा तो भी स्केल पूरा नहीं मिल रहा मुझको यार। थोड़ी सी वैल्यूज और होनी चाहिए थी। अब क्या कर सकते हैं, स्केल छोटा करना पड़ेगा। चेक कर लो, वैल्यू सही आ रही है बेटा, चेक कर लो एक दफा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने स्केल पूरा पूरा इसीलिए दिया हुआ है। जरा इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना बेटा, आखिरी वैल्यू को 17.8 इंटू, सर यही आ रही है। 1460 यही आ रही है यार, तो भी चेक कर लूंगा। जी सर। दोनों ही सही आ रही है बेटा। अब ये थोड़ी सी उसकी वजह से मसला खराब हो रहा है हमारा, स्केल सही से नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मैं 843 से भी शुरू करता हूँ तो वो 1443 तक जाएगा, और फिर वो रह जाएगा, आखिरी वाला रह जाएगा। तो अब इस वजह से मुझे हाफ हाफ ऑफ द ग्राफ चूज करना पड़ेगा। यानी क्या हो सकता है? अच्छा बेटा, 800, 900, या ये सही नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। 1000, 1100, 1200, 1300 एंड 1400। यहाँ तक ग्राफ आ रहा है हमारा, पूरा ग्राफ यूज नहीं हो पा रहा। एनीवेज, अच्छा बेटा, पहली वैल्यू हमारी क्या आ रही है मेरा बेटा? 60 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 843। सो 8.4 कर लेते हैं इसको। दिस इज हेयर, ठीक है। दूसरी वैल्यू 70 पे कितनी आ रही है बेटा हमारे पास? 70 पे आ रही है 1029, 1029, 1020 यहाँ पे। थर्ड वैल्यू 80 पे
1179, 80 पे 700, अच्छा फिर 90 पे आ रही है 1328, 90 आ गया बेटा और 1328, और 100 पे 1463, 1450 63। अच्छा बेटा, अब याद रखें मेरे बेटा, ग्राफ की फॉर्मेलिटीज हैं ये बेटा, एक दफा और चेक करना पड़ेगा, इतनी स्पेस जो है वो मिस हो रही है, ये वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आई विल चेक इट लेटर ऑन। जब ग्राफ आप बनाएंगे बेटा, आप इसकी मार्किंग समझ लीजिए कैसे डिवाइड करेंगे। पहली बात मेरे बेटा कि वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी ली हमने बेटा, वाई पे लिए हमने यू इंटू वी, और किस यूनिट में ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनी, तो वाई पे यहाँ पे लिखेंगे यू इंटू वी, और किस में लिए स्लैश स्क्वायर सेंटीमीटर। एक नंबर सिर्फ इस चीज का मेरा बेटा, और एक्स एक्सिस पे क्या है, डी है, इसमें है सेंटीमीटर में, ये आपने एक नंबर ले लिया। फिर दूसरा नंबर होगा स्केल चूज करने का, तीसरा नंबर होगा ये क्रॉस। याद रखें मेरे बेटा, डॉट नहीं लगाना आपने, क्रॉस लगाना है, ठीक है। और पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। ड्रॉ द बेस्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर लेंगे मेरे बेटा, स्केल लेंगे बेटा। बेस्ट फिट लाइन का मतलब है कि ऐसी लाइन जो एक एवरेज वैल्यू दे रही हो। अब एवरेज, अच्छा स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं, कर्व लाइन ऑफ बेस्ट फिट का। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। इज दिस लाइन ओके? सर ये बनती कैसे है सर एग्जैक्टली, मैं समझा नहीं। मैं सर बता रहा डॉट हूँ। मिस हो रहा है ना एक हाथ। अच्छा, डॉट मिस होना नॉर्मल बात है, लेकिन जो गलत बात है इसमें वो क्या है, जितने भी मिस हो रहे हैं वो डाउन मिस हो रहे हैं, नीचे मिस हो रहे हैं। तो ये लाइन हमारी एक एवरेज वैल्यू नहीं दे रही है, सो दिस कैन नॉट बी कंसीडर एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये बात समझ में आई मेरा बेटा के या नहीं आई? जी सर। हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसी बनानी होती है कि या तो वो सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लें, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं तो कोशिश करें कि जितने पॉइंट नीचे मिस हो रहे हैं उतने ही पॉइंट ऊपर मिस हो, ठीक है। हाँ, अगर आप देखें कि एक पॉइंट ऐसा है, अगर आप पॉइंट देखें, एक पॉइंट ऐसा देखें कि जो बहुत ही आउट है, लाइक इसी रीडिंग में अगर एक पॉइंट यहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग ही गलत है, इसे हम कहते हैं एनोमलस रीडिंग, ठीक है। लेकिन ऐसी रीडिंग मैक्सिमम एक हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मार दें, इसको मिलाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा है ही नहीं है। आगे बात समझ में या नहीं आई मेरा बेटा? ठीक है। तो अगर पॉइंट बिल्कुल ही आउट है तो आप उसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो ये तो नहीं है बेटा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यार ये रिमूव नहीं हो रही, रिमूव इट। अच्छा, अब मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ और आप मुझे बताइएगा इफ आई एम राइट और नॉट। जी बेटा, ये बात समझ में आ रही मेरे बेटा के? दिस इज सर ये लाइन जी बोले। बेस्ट फिट लाइन ये बेटर हाँ, ये इसलिए है ना क्योंकि पॉइंट्स ऊपर आ रहे हैं और वो जो जी, वो कुछ नॉर्मल पॉइंट पॉइंट है। ऊपर आ रहे हैं, कुछ
पॉइंट नीचे आ रहे हैं। आगे बात समझ में आ रहा है बेटा के? ठीक है। सो बेस्ट फिट लाइन आपको एक एवरेज वैल्यू देगी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जनाब, बोलिए सर बेटा। इसमें तो 2 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे नहीं है। हाँ ऐसा आ रहा है मेरा बेटा, लेकिन ये पॉइंट भी ना थोड़ा सा आउट ही है, डाउनवर्ड ही। ये देखिए आप, आ रही बात समझ में बेटा के? ठीक है। अच्छा जनाब, जी the focal length L of the lens is numerically equal to the gradient of the line. Calculate the gradient. अब gradient निकालना है। ग्राफ से जब भी gradient निकालेंगे आप, तो ग्राफ पे वर्किंग शो करेंगे, और उसका तरीका क्या होगा? राइज ओवर रन का मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? राइज ओवर रन का मेथड। ठीक है। राइज ओवर रन के लिए आपने क्या करना है मेरे बेटा? एक ट्राइंगल बनानी होती है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी वैल्यू ले लें, ऐसी वैल्यू जहां से आपको कैलकुलेशन आसान लगेगा। ठीक है। लाइक आई एम टेकिंग दिस वैल्यू। आपको अगर ज्यादा बेहतर लगती है तो आप वो चूज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप राइज ओवर रन का मेथड यूज करें, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना 2 पॉइंट पे, ये जो डिस्टेंस, ये जो लाइन की लेंथ है, ये हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। ग्राफ की जो लेंथ है जो ट्रायंगल के अंदर आ रही है, इट शुड बी मोर देन द हाफ। ठीक है। अच्छा बेटा, अब राइज कितना आ रहा है देखते हैं मेरा बेटा। यहाँ पे राइज आ रहा है कितना? 1490। 1490। और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा बेटा? 1000। तो 1490 माइनस 1000 कितना होता है बेटा? 1490 माइनस 1000 कितना होगा? तो 1390। 490 है ना? अच्छा, सिमिलरली सर अब एक सवाल है, ये क्या हमें लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं जिससे पता चले हम कौन से पॉइंट्स हमने चूज की? जी बिल्कुल, ये ड्रॉ करनी होगी आपको, ग्राफ पे जी सर। आपको शो करनी है बेटा। ठीक है। जी ऐसा कोई ऐसे करे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चूज कर सकते हैं, या फिर ये क्या कोई होती है बिल्कुल रिक्वायरमेंट? बिल्कुल चूज कर सकते हैं, बिल्कुल चूज करते हैं, कोई मना नहीं है। बस मैंने जो कंडीशन थी क्या बता दी, कि ये जो जो लाइन की लेंथ आ रही है ना ट्रायंगल में, ये हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। मतलब छोटी ट्रायंगल नहीं बनाना, जितनी बड़ी ट्रायंगल बनाओगे एरर का मार्जिन उतना ही कम होगा। ठीक है। जी अच्छा बेटा, अब ये कितना आ रहा है? यहाँ तक 69 आ रहा है, और ये 100 आ रहा है। तो 100 माइनस 69 कितना हो जाएगा बेटा? 100 माइनस 69 कितना होता है बेटा? 31 है ना? 31। 31। सो राइज ओवर रन 490 ओवर 31 है। कहाँ आंसर लिखना था उसका यार? ऊपर लिखना था। 490 ओवर 31 कैलकुलेट करें बेटा। फोर नाइनटी ओवर 31 कितना आंसर आया बेटा? यार क्या करते आप? 15.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, the lens manufacturers state that the focal length of the lens is 15 plus minus 10%. ठीक है। Describe with a calculation whether your value of f is agrees with the statement or not. ठीक है। वो कह रहा है कि एक्चुअल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एरर हो सकता है 10% का। तो हमारा एरर कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा है। तो 0.8 का परसेंटेज निकालते हैं। 0.8
over 15 times 100. करो बेटा। तो ये क्या किया है समझ नहीं आया। अच्छा दोबारा सुन लें। वो कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो 15 प्लस माइनस 10% है, यानी कि फोकल लेंथ 15 है लेकिन 10% का एरर हो सकता है मैक्सिमम। 10% ज्यादा हो सकता है या 10% कम हो सकता है। अब अगर फोकल लेंथ 15 है तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 15.8। एरर कितना आ रहा है? 0.8। अब इस एरर को 0.8 को परसेंटेज में देखना है कि ये 10% से ज्यादा तो नहीं है कहीं, आ रही बात समझ में? उसके लिए 0.8 की परसेंटेज निकालनी है। 0.8 डिवाइड बाय एक्चुअल फोकल लेंथ 15 टाइम्स 100। अब बात सही 5% आ रहा है। 5% आ रहा है। तो मुझे बताएं कि उसने सही कहा था या नहीं कहा था। स्टेटमेंट इज सर सही बोल। एग्रीज। क्लियर है मेरे बेटा? आगे बात सही में? यस। ओके ये हो गया मेरा बेटा। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बेटा प्लानिंग का क्वेश्चन। ठीक है, आज मैं सिर्फ वर्बली इससे डिस्कस करूंगा प्लानिंग के क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। ठीक है, 6 नंबर का होता है, सिर्फ लिखना होता है। लेकिन अगर डायग्राम लिखने के लिए चांस मिले तो डायग्राम लाजमी ड्रॉ कीजिएगा मेरा बेटा। ठीक है, प्लानिंग के एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना मेरा बेटा। अंटिल कि आप समझ जाएं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, उससे पहले अटेम्प्ट मत करना मेरा बेटा, वरना मसला हो जाएगा। ठीक है, आज इसका रिटर्न वर्क नहीं करूंगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़ी बहुत बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जनाब, क्वेश्चन हमारे पास, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ द थिकनेस ऑफ अ मेटल वायर अफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैन बी फाउंड यूजिंग द इक्वेशन। अब ये तो क्वेश्चन ही आउट हो गया आपसे। इलेक्ट्रिसिटी का सर हमने क्वेश्चन क्लास में किया था। तो करवा दूं, इफ यू आर अवेयर दैट करवा दूं बेटा? सर करवा दो। सर करवा दें। Plan an experiment to investigate how the thickness of a metal wire affect the resistance, its resistance. अच्छा, the resistance of a wire can be found using this equation, potential difference यानी कि voltage और divide by current I। ठीक है, ये resistance मालूम हो सकती है। अच्छा जनाब, the sixth length of the metal wire, the following apparatus is available. Sixth length of the metal wire, each different thickness. ठीक है, ammeter, voltmeter, power supply, several connecting leads, micrometer। ठीक है, other apparatus normally available in a school lab can also be used। ठीक है जनाब, प्लान इन योर प्लान यू शुड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पे आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो 6 नंबर का सवाल है, 6 डॉट्स में। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम लाजमी बनानी है टू शो हाउ you will use the apparatus. Explain briefly how to carry out the investigation। ठीक है, state the key variable to keep constant। ठीक है, draw table with the column। ठीक है जनाब, enter any reading in the table। enter any reading in the table do not होता है यार। हाँ ये मैं पहले पढ़ रहा हूँ, you not required to enter any reading। ठीक है, explain how you use these readings to reach your conclusion। अच्छा मेरा बेटा, अब देखें, सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे मेरा बेटा कि वेरिएबल कौन कौन से होते हैं मेरा बेटा। देखिए बेटा, वेरिएबल जो होते हैं टाइप के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल। अब पहले तो डिसाइड कर लें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क। पहले तो इस क्वेश्चन की एग्जांपल से समझते हैं। आप बताएं कौन सी दो चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पहली लाइन पढ़ के बताएं मेरा बेटा। कौन सी दो चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? थिकनेस सर थिकनेस ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस। एंड ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है थिकनेस के ऊपर। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है थिकनेस के ऊपर। ठीक है, वी ऑलरेडी नो के जैसे जो वायर जितनी ज्यादा थिक होगी, जितनी मोटी होगी, उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। आ रही बात सही में? तो जब मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है थिकनेस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि थिकनेस इंडिपेंडेंट हो गई और रेजिस्टेंस डिपेंडेंट हो गई।
बात समझ में आई? दोबारा सुने, जब मैंने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन थिकनेस, तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है ना, तो रेजिस्टेंस हो गई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या हो गए? थिकनेस। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई मेरा बेटा? डिसाइड हो गया? अच्छा, अब जब ग्राफ बनाते हैं बेटा, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आएगी? जो डिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आएगी? जो इंडिपेंडेंट है। दोबारा सुन लें, जब हम ग्राफ बनाएंगे, अच्छा यहाँ तो ग्राफ नहीं बनाएगा लेकिन जनरली बता रहा हूँ, ग्राफ बनाते हुए वाई एक्सिस पे कौन सी आएगी बेटा? जो डिपेंडेंट है, और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा जनाब। दूसरी बात, अब क्या होता है बेटा? कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, जिनको चेंज नहीं करते। अब ये कौन से वेरिएबल होते हैं जिनको हमें चेंज नहीं करना होता? देखो बेटा, मैं मिसाल एक जनरल एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि अगर मैं आप में से दो से लाइक दानियाल और इबाद में एक कंपटीशन करवाता हूँ। लेट्स से कि मैंने इन दोनों को एक रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, ठीक है। अब अगर दोनों रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ कि किसका टाइम ज्यादा है, किसका काम टाइम है। दानियाल को मैंने कहा कि जनाब दानियाल साहब आप भागेंगे 100 मीटर, और इबाद को कहा कि आप भागेंगे कितना? 110 मीटर। विल इट बी फेयर इनफ? नो सर। नहीं। तो दोनों को एक जैसा सारी चीजें देनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस दोनों के लिए मैंने फिक्स कर दिया। ये वेरिएबल वो था जो मैंने कंट्रोल कर लिया। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ थिकनेस और रेजिस्टेंस को। इसके अलावा वो सारे फैक्टर जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं वो मुझे कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, एंड दे आर कंट्रोल्ड वेरिएबल। अब जरा याद करके वो बताएं कि रेजिस्टेंस को इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं, को बता सकते हैं आप? सर टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शनल एरिया। नहीं, सर करंट। क्रॉस सेक्शन एरिया तो थिकनेस ही है मेरा बेटा। हरी बात है। जी सर, टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर बिल्कुल आएगा, टेम्परेचर हो गया। सर करंट। करंट नहीं ना मेरे बेटा, करंट तो यहाँ पे काम कर रहा है ना मेरे बेटा, करंट तो यहाँ पे। टेम्परेचर हो जाएगा और हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है मेरे बेटा। तो एटलीस्ट ये दो वेरिएबल कांस्टेंट रखने हैं, एंड बोथ नोन एज कंट्रोल्ड वेरिएबल। बात समझ में आ गई कि कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं? ये बात दानियाल समझ में आई बेटा? कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं? जी शाजिल, रेयान, बेटा समझ में आया कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं? जी सर। जी सर। दोबारा सुन लो, कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे गिवन के अलावा रीडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रख दें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? ठीक है मेरे बेटा। अब कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? स्टेट द की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट, हमने बता दिया टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट एंड लेंथ ऑफ द वायर मस्ट बी कांस्टेंट। अच्छा मेरे बेटा, सो पहले तो हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इसमें मेरे बेटा। क्या क्या गिवन हमको? एमीटर गिवन है, वोल्ट मीटर गिवन है, पावर सप्लाई गिवन है, सेमीकंडक्टर वायर और माइक्रोमीटर गिवन है। माइक्रोमीटर का क्या काम है भाई यहाँ पे? सर मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द वायर। क्या बात है? मेजर द थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है, गुड हो गया। तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा? हम एक और ऑपरेटर्स इसमें यूज करेंगे, और वो क्या यूज करेंगे मेरा बेटा? ये हम कर सकते हैं मेरे बेटा। ठीक है, ये देखिए अदर ऑपरेटर्स नॉर्मली अवेलेबल, तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यूज करेंगे एक मीटर, मीटर रूल। मीटर रूल क्यों यूज करेंगे? हमने क्या कहा? कौन कौन सी कंट्रोल करने हैं बेटा? लेंथ कंट्रोल करनी है। तो हम जितनी भी वायर यूज करेंगे सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए।
ताकि लेंथ का इफेक्ट रीडिंग में ना आए। आगे बात सही में। तो हम पहले तो सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। हमने सोर्स बनाई, बैटरी बनाई मेरा बेटा, ठीक है, एक स्विच दिखा दिया हमने, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक एमीटर दिखा दिया, फिर यहाँ पे दो कनेक्शन दिखा देने हमने। इन दो कनेक्शन के बीच में क्या लगाएंगे मेरा बेटा, वो वायर जो हमने टेस्ट करनी है, ये वो वायर होगी, ठीक है बेटा। और वोल्ट मीटर लगा देंगे ना पैरेलल टू द वायर। जी बेटा, वोल्ट मीटर पे लगा देंगे, शाबाश। और ये लगा दिया रेजिस्टेंस की जरूरत हटाने दो, रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगेंगे, वोल्ट मीटर लगेंगे। सर स्विच को रखना जरूरी तो नहीं है ना? दिखा दे तो अच्छा है मेरा बेटा, रिक्वायर्ड जरूर तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा होता है, एक अच्छी प्रैक्टिस है मेरा बेटा, दिखा दे तो आप बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, अब हमने क्या करना है बेटा, डिस्क्राइब क्या करना है। हमने क्या किया मेरा बेटा, यूज 6 पीस ऑफ लाइट्स ईच विद द सेम लेंथ, ठीक है। बाय यूजिंग माइक्रोमीटर द डायमीटर ऑफ ईच वायर, वी मेजर द डायमीटर ऑफ ईच वायर। आगे बात है मेरे बेटा, ज्यादा बेटर क्या होता है कि हम एरिया निकालते हैं, लेकिन एरिया के लिए कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, डायमीटर निकाल लिया हमने, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, हमने वायर नंबर 1 लगाई और वोल्टमीटर रीडिंग नोट की और एमीटर रीडिंग नोट की, ठीक है मेरे बेटा। दोनों रीडिंग्स को हमने नोट कर लिया मेरे बेटा। जब दोनों रीडिंग आ गई, हम क्या करेंगे मेरे बेटा, यूज करेंगे R इज इक्वल टू V ओवर I, और उसकी रेजिस्टेंस निकाल ली हमने ओम में। ये बात समझ में आई है नहीं है मेरा बेटा, जी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वायर को निकाला और दूसरी वायर लगाई, और उसके लिए भी वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग नोट की और रेजिस्टेंस निकाल ली। कीप डूइंग द सेम प्रोसेस, हर एक के लिए बताना आपने, एक दफा बता के फिर क्या कहना है, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ऑल द अदर वायर्स, दैट्स इट। हर वायर के लिए नहीं बताना आपने कि दूसरी वायर लगाए सर एक तो और दफा बताएंगे कैसे करना है? जी बेटा, we'll use the 6 different pieces of the wire, each with the same length but different diameter. We will measure the diameter of each wire with the help of micrometer. माइक्रोमीटर। आगे बात समझ में। अच्छा बेटा, याद रखना जब हम एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान में रखना है, कंसीडर करना है कि आप लैब में हैं। आप जब कहेंगे कि मेजर दिस, तो बताएंगे कि किस चीज से मेजर कर रहे हैं। लाइक आपने बताया कि डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो किससे, माइक्रोमीटर से मेजर कर रहे हैं। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, तो किससे मेजर कर रहे हैं, वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं, एंड सो ऑन। हर चीज को आपने डिटेल से एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कहेंगे मेरे बेटा, जब आपने एक प्रोसेस बता दिया ना, अब उसको हर वायर के लिए एक्सप्लेन के लिए रिपीट नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ईच वायर, दैट्स इट। आगे बात सही में या नहीं आई मेरा बेटा? सर आगे। अच्छा, then calculate the resistance of each wire by using this formula, R is equal to V upon I। हो गया मेरा बेटा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन कॉलम कैसे बनेगा मेरा बेटा, देखिए बेटा, ऑब्जर्वेशन कॉलम में आपने लिखनी होती है, यूनिट लिखनी होती है, लेकिन वैल्यूज नहीं लिखनी। ये हो गया आपका क्या, ऑब्जर्वेशन नंबर हो गया। आप चाहें तो लिखें, ये जरूरी नहीं होता है, लिख लें तो अच्छी बात है। फिर आपने क्या करना मेरा बेटा, डायमीटर मेजर किया आपने, ठीक है, किस में मेजर किया, स्लैश सेंटीमीटर में, यूनिट साथ लिखेंगे। फिर आपने क्या मेजर किया, वोल्ट मीटर, किस में, वोल्ट में। फिर आपने क्या मेजर किया, करंट मेजर किया, आई, किस में, एम्पेयर में मेजर किया, ठीक है। फिर आपने रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस। की, ओम में मेजर की। ये ये हेडिंग फिल करनी होती है आपने। आगे बात सही में या नहीं आए मेरे बेटा, हाँ सर। क्लियर है। हेडिंग जो भी लिखेंगे आप, क्वांटिटी स्लैश यूनिट, मार्क्स होते हैं इसके, भूल मत जाना। फिर फार्मूला लाजमी मेंशन करना है, लाजमी मेंशन करना है। आगे बात सही में। अच्छा, फिर प्रोसेस प्रोसेस समझ में आ गया, ये दोबारा बताता हूँ, प्रोसीजर कैरी कैरी कैसे करेंगे, समझ में आया या नहीं आया बेटा? यस सर। अच्छा मेरे बेटा, अब रीडिंग ड्रॉ प्रिकॉशन तो नहीं बताएंगे। सर मुझसे बताया था कि अगर प्रिकॉशन लिखते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स मेरा बेटा, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई भी आपको 7 नंबर नहीं देगा, याद रखना मेरा बेटा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा मत लिखना, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, टू द पॉइंट।
ठीक है, उसका उसका बेटा रीजन क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान में रखने कि एक्स्ट्रा राइटिंग के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने वो जो एक्स्ट्रा अपनी फिजिक्स लिखी है, अगर उसमें कोई मिस्टेक कर दी तो मार्क्स तो आपके नहीं कटेंगे, ये बात। लेकिन फिर एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका फिजिक्स वीक है, फिर ऑटोमेटिकली आपकी मार्किंग टाइट हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई मेरा बेटा? जी सर। देखिए मेरा बेटा, कि आपने कोशिश करना है कि अपने वीक पॉइंट शो ना करें, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा लिखते हुए आपने कोई गलत बात लिख दी तो एग्जामिनर को आपके कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा वीक है, वो वहां पे तो आपके मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन ऑटोमेटिक मैं ह्यूमन नेचर है, मैं जब किसी की कॉपी चेक करता हूँ मैं बहुत कैजुअल चेक कर रहा होता, मैंने 2 लाइन देखी, मैं समझ गया कि बच्चे को आता है, मार्क्स मिल गए। लेकिन जहां मैंने उसकी गलती पकड़ ली, अब मैं टाइट हो जाता हूँ कि अगर यहाँ गलती की है तो आगे भी गलती कर सकता है ये। मैं ऑटोमेटिकली मेरी वो जो स्क्रूटनिंग है वो टाइट हो जाती है बेटा। तो मेरी एडवाइस है मेरे बेटा, विद ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस, कि कभी भी कोई वो चीज ना लिखें जो जो डिमांड में ना हो। मैं कंप्लीटली एडवाइस कर रहा हूं आपको, ठीक है। आपने जब लिखने के बाद ये देख लेना कि आपने क्या ये सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, ऑल गुड, दैट्स इट। अगर प्रिकॉशन लिखने को आ जाए तो बेटा ध्यान में रखिएगा, प्रिकॉशन 2 टाइप की होती है। एक होती है सेफ्टी प्रिकॉशन, उसमें आप बात करेंगे अपनी सेफ्टी की या इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी की। जैसे ग्लव पहन के एक्सपेरिमेंट करें या गॉगल्स पहन के एक्सपेरिमेंट करें, आ रही बात समझ में? या पैरेलल एक्सर या दूसरी चीजों को क्या कहते हैं, पावर सप्लाई बहुत ज्यादा हाई ना करें जिससे डैमेज ना हो जाए। ये होगी सेफ्टी प्रिकॉशन। दूसरी प्रिकॉशन होती है आपकी एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी के लिए प्रिकॉशन डिफरेंट होती है, जैसे अवॉइड पैरेलल एक्सर, ठीक है, टेक द रीडिंग फ्रॉम द सेम लेवल, ठीक है, या मेक श्योर के टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये सारी चीजें होती हैं किसकी मेरे बेटा? एक्यूरेसी के लिए। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर उसने डिमांड की है एक्यूरेसी की, सॉरी प्रिकॉशन की, तो कौन सी प्रिकॉशन की बात कर रहा है? सेफ्टी प्रिकॉशन की बात कर रहा है या रीडिंग की लेने के लिए प्रिकॉशन की बात कर रहा है? एम आई क्लियर बेटा? आगे बात समझ में? सर वैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखना कंपलसरी नहीं है अनलेस वो एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई करके बताए। बेटा मैं तो जनरली आपसे कह रहा हूँ आपसे कि कुछ भी नहीं लिखना जो एग्जामिनर ने नहीं कहा। अगर उसने कहा कि प्रिकॉशंस लिखें तो बहुत ध्यान से देखना कि वो कौन सी प्रिकॉशन की डिमांड कर रहा है, सेफ्टी प्रिकॉशन की बात कर रहा है या रीडिंग के प्रिकॉशन लेने की बात कर रहा है आपसे। वो बात समझ में आ गई या नहीं आई मेरा बेटा? जी सर। अब आखिरी बात मेरे बेटा, कि हाउ टू गेट द कंक्लूजन। सबसे बेहतर तरीका क्या है मेरे बेटा? सबसे बेस्ट तरीका ड्रॉ द ग्राफ। आगे बात समझ में? जहां पॉसिबल हो कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कौन कौन सी चीजें थी मेरे बेटा? रेजिस्टेंस थी और डायमीटर था। रेजिस्टेंस डिपेंडेंट थी तो रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे लिख देंगे मेरे बेटा, डायमीटर को यहाँ पे लिख देंगे मेरे बेटा। सेंटीमीटर में लिखना नहीं है, आप सिर्फ बताना है मेरे बेटा आपने। विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस टेकिंग ऑन वाई एक्सिस एंड द डायमीटर। या अगर आपने एरिया यूज किया, एरिया भी कर सकते हैं सिंपली। जब अगर आपने डायमीटर के बजाय एरिया यूज किया है तो एरिया के साथ फिर पाई आर स्क्वायर का फार्मूला बता देना कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है भाई। डायमीटर आपको माइक्रोमीटर ने दे दिया, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे रेडियस आएगा, पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे तो एरिया हो जाएगा, ठीक है। एरिया आप यूज करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपने एरिया लिखना है तो एरिया लिख सकते हैं, गलत नहीं है। डायमीटर थिकनेस को बताएगा, एंड ड्रॉ द लाइन। आपने ये भी नहीं बताना कि लाइन कैसे बनेगी, आप रिजल्ट नहीं बता रहे हैं खुदा के लिए, आप बता रहे हैं रिजल्ट ऑब्टेन कैसे करेंगे। नजूमी बन के नहीं बैठ जाना कि पहले ही बता देना कि ये रिजल्ट ऐसा आएगा, नहीं। क्या उसने कहा है कि एक्सप्लेन द रिजल्ट? नहीं कहा। उसने क्या कहा है कि हाउ टू गेट द रिजल्ट। तो आपने बताना है हाउ वी विल अप्रोच टू द करेक्ट रिजल्ट। डिड यू गेट इट और नॉट? तो आप सिर्फ क्या कहेंगे, वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस टेकिंग ऑन वाई एक्सिस एंड डायमीटर या एरिया टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड प्लॉट द ग्राफ। दिस ग्राफ विल टेल यू। अगर स्ट्रेट लाइन बन गई है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पता चल जाएगा। आगे बात समझ में? और अगर कभी कभी रेजिस्टेंस, कभी कभी ग्राफ हो जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है मेरा बेटा, बार ग्राफ भी हो जाता है। अगर फिक्स वैल्यूज आ रही है मेरे बेटा तो उसके लिए बार ग्राफ रेकमेंडेड है। जैसे मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जनाब इतनी लेंथ पे रेजिस्टेंस बताएं, इतनी लेंथ पे रेजिस्टेंस बताएं,
या इतनी थिकनेस पे रेजिस्टेंस बताएं। जैसे आपने लेट्स सपोज कि आपने थिकनेस ली 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, और उस पर रेजिस्टेंस ये ले ली, और उसका बार ग्राफ ऐसे बन जाएगा, उसका बार ग्राफ ऐसे बना देंगे, उसका बार ग्राफ ऐसे बना देंगे, तो ये भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ग्राफ सबसे बेहतर चीज है, इससे आपको एग्जैक्ट रिलेशन मिलती है कि कैसे पता चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग मेरा बेटा? आगे बात समझ में? जी। ठीक है।